Good morning students and welcome to my class. Last time we discussed about the accounting standards. Now I repeat, first point is accounting standards. Accounting standards are the set of rules, guidelines and principles which are generally accepted by the accountant for the making, preparation and presentation of the financial statements. ओके बेटा, मतलब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया इश्यू करती है, जिसको जो भी अकाउंटेंट होते हैं इनको मानते हैं उसके अकॉर्डिंग अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। ये मैंडेटरी होते हैं, नेचर से मैंडेटरी होते हैं। उसके बारे में अपन ने डिस्कस किया था। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो कि ICAI इश्यू करती है। Indian accounting standards are issued by the ICAI. They are the principle-based accounting standards. They are based on the IFRS. मतलब जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने इश्यू किए हैं। ये प्रिंसिपल बेस्ड होते हैं और अकॉर्डिंग टू द IFRS होते हैं। मतलब जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है उसके बेस पर और प्रिंसिपल बेस्ड होते हैं। मतलब जब से इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड इशू किए हैं उन्हीं के बेस को ध्यान में रखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर्म किए जो IFRS के बेस पर होते हैं। मतलब प्रिंसिपल बेस्ड होते हैं, प्रिंसिपल रूल बेस्ड नहीं होते हैं। ये इंडिया में इसलिए लागू किए क्योंकि इंडिया का भी बिजनेस अब्रॉड होने लग गया, इंडिया में भी एक्सपोर्टिंग ज्यादा होने लगी। इंडिया की बहुत सारी कंपनियों की ब्रांचेज बाहर विदेशों में है, अब्रॉड है। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि क्यों ना हम भी अपने जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो जो फॉरेन बेस्ड जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, उसके बेस पर बना ले। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने ये प्रेस्क्राइब किया कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उनको कन्वर्ट कर दिया जाए और वो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नाम से जाना जाए। पहले तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नाम से जानते थे उनको, अब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नाम से भी उनको जानते हैं। ये इसलिए हुआ कि जब से इसने ICAI ने ज्वाइन किया इसको, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड को, इंटरनेशनल अकाउंटिंग बोर्ड को तो इसने 1974 में ज्वाइन कर लिया था। लेकिन 1993 के बाद से ये जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स उन्होंने बनाए जो IFRS के इक्वल थे और उनके बेस पर थे। ठीक है, ये इसलिए किया जाने लगा क्योंकि मैंने बताया जैसे कि इंडिया का भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो बाहर बिजनेस करती है, बाहर अपना माल जो भी गुड्स है एक्सपोर्ट करती है, इंपोर्ट करती है, और सब पूरे वर्ल्ड वाइड जो अकाउंटिंग है वो सिमिलर हो सके, कंपेरेबल हो सके, इसलिए इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर्म किए गए, एस्टेब्लिश किए गए। ओके बेटा, अब आ जाते हैं वापस एक बार इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स जो IASC ने, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी ने बनाए थे, प्रिपेयर किए थे। बाद में ये कमिटी किसमें चेंज हो गई? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड में। किसमें चेंज हो गई? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड में। इन्होंने IFRS को प्रिपेयर किया जिससे कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन और अकाउंटिंग रिकॉर्ड से वो यूनिफॉर्मिटी आ सके, उसमें कंपेरेबिलिटी आ सके। क्योंकि जो वर्ल्ड वाइड बिजनेस होने लग गया है तो जो बिजनेस की लैंग्वेज क्या होता है? अकाउंटिंग होती है। बिजनेस की लैंग्वेज क्या होती है? अकाउंटिंग। तो अगर आप बिजनेस की लैंग्वेज को समझना चाहेंगे तो आपको अकाउंटिंग आनी चाहिए, और अकाउंटिंग किसके बेस होनी चाहिए? कुछ रूल्स और प्रोसीजर के बेस्ड होनी चाहिए। अगर अपने रूल्स और प्रोसीजर है या मेथड्स है या अपने प्रिंसिपल्स है, सबके डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे, तो अपन अकाउंटिंग जो रिजल्ट्स है वो ढंग से नहीं निकाल पाएंगे और नहीं अपन कंपेयर कर पाएंगे एक दूसरे के रिजल्ट को। एक कंपनी के रिजल्ट को दूसरी कंपनी के रिजल्ट से अपन कंपेयर नहीं कर पाएंगे, और दूसरी कंट्री के जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो अपना बिजनेस हमारी कंट्री में या हमारी कंट्री अपना बिजनेस दूसरी कंट्री में एस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे। इसके लिए वर्ल्ड वाइड लेवल पर क्या हुआ? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जरूरत पड़ी, इसलिए इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड बनाए गए।
ओके बेटा, ये किस लिए बनाए? ताकि बिजनेस वर्ल्ड वाइड बिजनेस इजीली हो सके, कंपेरेबिलिटी हो सके और अंडरस्टैंडेबिलिटी हो सके। अब इसमें क्या क्या बनाते हैं अपन आईएफआरएस में? आईएफआरएस बेस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अपन इसमें कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन शोज द फाइनेंशियल साउंडनेस एंड वीकनेस ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट होती है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल साउंडनेस मतलब इकोनॉमिकल साउंडनेस और वीकनेस को शो करती है। तो अपन बोल सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन it shows the financial position of the business organization. That means shows the financial soundness and weakness. It includes three type of contents: assets, liability, and equity. First is assets. Assets are the resources. Assets are the resources held by the enterprises for the increasing earning capacity of the business. Assets क्या होती है? अपने बिजनेस के रिसोर्स होते हैं, प्रॉपर्टी होती है जो अपनी बिजनेस के अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाती है। एसेट्स अपने पास अपने जो भी पास्ट इवेंट होते हैं, पास्ट ऑपरेशंस होते हैं, उससे जो अपन को रिसीव होती है, जो अपन को मिलती है, वो अपनी एसेट्स होती है। ये एसेट्स अपने बिजनेस की क्या बढ़ाती है? अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाती है। यह बिजनेस की मतलब एक तरह से प्रॉपर्टी है जो अपने बिजनेस में इनकम या रेवेन्यू को जनरेट करती है। एसेट्स। लायबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन, लायबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन विच आर पेबल इन फ्यूचर, विच आर पेबल इन फ्यूचर। मतलब लायबिलिटी क्या होती है? अपनी ऑब्लिगेशन होती है, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिसको अपन को फ्यूचर में पेड करना पड़ता है। तो लायबिलिटी को अपन को पेड करना पड़ेगा। किससे करेंगे? अपन एसेट से ही करेंगे। लायबिलिटी पेड कैसे होगी? अपने एसेट से होगी। इक्विटी आर नोन एज ओनर्स शेयर या ओनर्स इंटरेस्ट इन एंटरप्राइजेज। इक्विटी को अपन ऐसे बोल सकते हैं, जो भी बिजनेस के ओनर्स होते हैं, बिजनेस के प्रोप्राइटर होते हैं, बिजनेस के इन्वेस्टर होते हैं, उनका बिजनेस के अंदर जो शेयर होता है, इक्विटी को अपन बोल सकते हैं इक्विटी इज द ओनर्स इंटरेस्ट इनटू द बिजनेस। ओनर का बिजनेस में कितना शेयर है, ओनर का बिजनेस में कितना हिस्सा है, कितना पार्ट है, वो इक्विटी होता है। मतलब एक बिजनेसमैन जो होता है, जब बिजनेस में पैसा लगाता है, कैपिटल जो लगाता है, तो बिजनेस के अंदर जो कैपिटल होती है, बिजनेस के अंदर जो प्रॉफिट होता है, उसमें किसका शेयर होता है? ओनर का होता है। किसका होता है? ओनर का होता है। तो ओनर का जो हिस्सा होता है, ओनर का जो खुद का जो हिस्सा होता है, उसको इक्विटी बोलते हैं। और इक्विटी अपन फाइंड आउट कैसे करते हैं? एसेट्स और लायबिलिटी के बीच में जो डिफरेंस आता है, एसेट्स में से अगर लायबिलिटी को लेस करेंगे, उसके बाद जो डिफरेंस बचेगा तो वो इक्विटी होगा। तो अपन बोल सकते हैं इक्विटी इज डिटरमाइंड आफ्टर द डिडक्शन ऑफ लायबिलिटी फ्रॉम द एसेट्स। इक्विटी इज डिटरमाइंड आफ्टर द डिडक्शन ऑफ लायबिलिटी फ्रॉम द एसेट्स। मतलब एसेट्स में से लायबिलिटी को डिडक्ट करने के बाद जो रिमेनिंग बचता है उसको अपन इक्विटी बोलते हैं। तो ये तीन चीजें इसमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इंक्लूड करते हैं आईएफआरएस में। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेटिव इनकम। स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेटिव इनकम इंक्लूड टू स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट एंड द स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेटिव इनकम। ओके बेटा, इस स्टेटमेंट में अपन दो स्टेटमेंट को इंक्लूड करते हैं, एक तो इनकम स्टेटमेंट और सेकंड होता है स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेटिव इनकम। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट अपनी बिजनेस की इनकम शो करता है एंड कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट जो रेवेन्यू होती है और जो लॉसेज और एक्सपेंसेस होते हैं उनके बीच में जो क्या मतलब डिफरेंसेज है उनको शो करता है। तो हम बोल सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेटिव इनकम इंक्लूड टू स्टेटमेंट, दैट इज इनकम स्टेटमेंट एंड कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट दैट शोज द कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट शोज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस और लॉसेज। मतलब रेवेन्यू और एक्सपेंसेस और लॉसेज के बीच में जो डिफरेंस होते हैं उसको ये शो करता है। रेवेन्यू तो आपको पता है क्या होती है, अपन बोल सकते हैं रेवेन्यू इज एन अमाउंट, रेवेन्यू इज एन अमाउंट विच आर रिसीव और रिसीवेबल, विच आर रिसीव और रिसीवेबल इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस और बाय द ऑपरेटिंग एक्टिविटी इन द बिजनेस। अपन जब बिजनेस को ऑपरेट करते हैं या जो भी बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटीज को अपन करते हैं, उस समय जो अपन को रिसीव और रिसीवेबल होता है अमाउंट, वो होता है अपनी
रेवेन्यू, रेवेन्यू इंक्रीज द ओनर इक्विटी, बाय द रेवेन्यू अपन ओनर की इक्विटी को इंक्रीज होती है, रेवेन्यू से इंक्रीज होती है ओनर की इक्विटी, रेवेन्यू से एसेट्स इंक्रीज होती है, क्या होती है, एसेट्स इंक्रीज होती है। तो अपन बोल सकते हैं रेवेन्यू इज एन अमाउंट विच इज रिसीव्ड और रिसीवेबल इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस इन ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस, इट इंक्रीज द ओनर इक्विटी एंड इट इंक्रीज द एसेट्स ऑफ द बिजनेस। ओके बेटा, सेकंड इज एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस को अपन एक्सपेंसेस और लॉसेस भी बोल सकते हैं। एक्सपेंसेस इज एन अमाउंट विच इज पेड, विच इज इंकर्ड और पेबल, which is incurred or payable in normal course of business. It decrease the owner's equity, and it decrease the assets, and it increase the liability of the business. मतलब एक्सपेंसेस बिजनेस की लाइबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो बिजनेस का प्रॉफिट शो करता है। ओके बेटा, नेक्स्ट पॉइंट इज स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। इसमें IFRS में नेक्स्ट क्या है, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। मतलब अपन ने जो एक साल के अंदर बिजनेस जो ऑपरेट किया है, जो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी की है, उससे अपन के इक्विटी में कितना चेंज आया है, वो ये स्टेटमेंट शो करता है। फोर्थ इज स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। दिस स्टेटमेंट शोज द कैश इनफ्लो और आउटफ्लो ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। मतलब एक अकाउंटिंग पीरियड में बिजनेस के अंदर कितना कैश का इनफ्लो हुआ है और कैश का कितना आउटफ्लो हुआ है, उसको ये शो करता है, ठीक है बेटा। आई रिपीट अगेन, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो शोज द कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। मतलब कैश ऑनली, इसको अपन कैश नहीं बोल सकते, इसको बोल सकते कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का कितना इनफ्लो हुआ है और कितना आउटफ्लो हुआ है, कितनी कैश बिजनेस में आई है और कितनी कैश बिजनेस से गई है, उसको ये शो करता है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। नेक्स्ट पॉइंट इज नोट्स एंड सिग्निफिकेंस अकाउंटिंग पॉलिसी। नोट्स एंड सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है? नोट्स में अपन ने ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रेसिव इनकम बनाया है, इसकी पूरी डिटेल्स अपन नोट्स में शो करते हैं। पूरी डिटेल कैसे अपन ने कौन सी चीज डिटरमाइन की, कौन से अपन ने फाइंड आउट की, वो सारा डिटेल वर्किंग नोट अपन बोल सकते हैं, दिस इज द वर्किंग नोट। एंड अपन ने कौन कौन सी पॉलिसीज यूज की है, किसको क्या क्या निकाला है, कौन कौन से मेथड्स यूज किए हैं, वो अपन इसमें शो करते हैं फिफ्थ पॉइंट में। तो IFR बेस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसे बनता है, और ऐसे ही ऐसे अपन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी ऐसे ही शो होता है। दोनों सेम ही है, क्योंकि जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो IFRS के बेस्ड बनने लगे हैं, क्योंकि वो मैंने आपको बताया था कि ICAI ने जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को IFRS के बेस कर दिया है, तो सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है उसी के जैसी होती है, IFRS जैसी होती है इसकी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की। तो बेटा अपन नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं जो मैं आपको बोर्ड पर बता रहा हूं। ओके बेटा, नेक्स्ट पॉइंट देखो आपने बोर्ड पर। Our next point is difference between IFRS and Indian GAAP or accounting standard. First difference is IFRS are based on are principle based accounting standard. IFRS are principle based accounting standards and accounting standards are rule based. IFR are principle based accounting standard while the accounting standard are rule based. फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या होता है बेटा कि जैसे प्रिंसिपल का मतलब ये होता है कि अपन के जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग जो चीज जैसी है उसको वहीं शो करना। फॉर एग्जाम्पल अपने जो इंडियन जो बैलेंस शीट बनाई जाती है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से जो बैलेंस शीट बनाई जाती है, उसमें इक्विटी प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं ना, उनको अपन शेयर कैपिटल में इक्विटी में शो करते हैं। कहाँ शो करते हैं? प्रेफरेंस शेयर को कहाँ शो करते हैं? इक्विटी में, मतलब ओनर इक्विटी में या इक्विटी में शो करते हैं। जबकि IFRS में जो प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल जो होती है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, उसको लायबिलिटी में शो करते हैं, एज ए लोन शो करते हैं, क्योंकि उसमें फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड होती है और उनका पेमेंट फिक्स टाइम पर करना पड़ता है। तो अपन बोल सकते हैं कि IFR में जो एक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होती है, IFRS में जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होती है उसको लायबिलिटी में शो करते हैं एज ए लोन, क्योंकि इसमें फिक्स रेट से डिविडेंड देना पड़ता है, फिक्स टाइम पर उसका अपन को रिडम्पशन करना पड़ता है। रिडम्पशन का मतलब रीपेमेंट करना पड़ता है। जबकि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है उसके बेस से अगर अपन अकाउंटिंग करते हैं इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बेस पर,
तो प्रेफरेंस शेयर्स को अपन शेयर कैपिटल में शो करते हैं। शेयर कैपिटल का मतलब ओनर इक्विटी में शो करते हैं, उसको अपन ओनर की इक्विटी में या कैपिटल में शो करते हैं। तो ये एक डिफरेंस हो गया। दूसरा, IFRS आर बेस्ड ऑन फेयर वैल्यू कॉन्सेप्ट व्हाइल द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। मतलब अकॉर्डिंग टू द IFRS all the assets are shown in the balance sheet at the fair value or at the realizable value, while the in accounting standards when we prepare the balance sheet or financial statement we show the all asset at historical cost, at the price of historical cost or at the purchase price। मतलब IFRS में जो भी एसेट्स शो होती है वो फेयर वैल्यू और रिलाइजेबल वैल्यू पर शो होती है। फेयर वैल्यू या मार्केट वैल्यू या रिलाइजेबल वैल्यू पर शो होती है। जबकि जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसमें जो भी एसेट्स शो होती है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पर शो होती है या बुक वैल्यू पर आफ्टर द डिडक्शन ऑफ डेप्रिसिएशन शो होती है। इसमें जो भी एसेट्स होगी वो किस पर होगी? फेयर वैल्यू का मतलब मार्केट वैल्यू पर। इसमें किस पर शो होगी? हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब परचेज प्राइस पर, जब अपन ने उसको खरीदा था उस कॉस्ट पर होगी या बुक वैल्यू पर होगी। बुक वैल्यू का मतलब डेप्रिसिएशन लेस करके जो वैल्यू आती है उस पर शो होगी। दोनों में ये डिफरेंस है। एक क्या होता है IFRS में क्या होता है, कोई भी बैलेंस शीट का फॉर्मेट नहीं होता है। तो IFRS नॉट प्रेस्क्राइब एनी फॉर्मेट ऑफ द बैलेंस शीट या IFRS do not prescribe the balance sheet format, while the accounting standards prescribe the format of balance sheet in which we shows the financial position of the organization। मतलब IFR कोई भी बैलेंस शीट का फॉर्मेट प्रेस्क्राइब नहीं करता, ये ओनली कंटेंट मैं बता देता सब चीजें, जैसे एसेट्स, लायबिलिटी, इक्विटी। जबकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बैलेंस शीट का फॉर्मेट गिवन होता है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट गिवन होता है, उसी के बेस पर अपन अपने फाइनेंशियल पोजीशन को शो करते हैं। तो इसमें 3 डिफरेंसेज है। फर्स्ट तो ये प्रिंसिपल बेस्ड होता है, सेकंड ये फेयर मार्केट वैल्यू बेस्ड होता है और ये नहीं होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। वापस बोल रहा हूँ, IFRS आर प्रिंसिपल बेस्ड बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर नॉट प्रिंसिपल बेस्ड। IFRS आर based on the fair value but the accounting standards are based on the historical cost। Third is IFR do not prescribe any format of the balance sheet while the accounting standard prescribe the format of balance sheet। ओके बेटा, 3 डिफरेंस है इसके डिफरेंस बिटवीन IFRS एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और एक और डिफरेंस होता है डिफरेंस बिटवीन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। वो सेम ही है, जैसा ही है, नाम चेंज हो गया है। वो IFRS का अगर डिफरेंस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से करते हैं तो भी वही आएगा, और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का डिफरेंस अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से करेंगे तो वही आएगा। अब आ जाते हैं अपन बेनिफिट ऑफ IFRS। इसके बेनिफिट्स क्या है? क्योंकि आपको पता है, मैंने आपको बोला है कि जैसे जैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एरिया बढ़ता जा रहा है, बिजनेस अपन बाहर दूसरी कंट्रीज में कर रहे हैं, तो अपन को एक ही टाइप की, मतलब अपनी ही कंट्री का जो अकाउंटिंग प्रोसीजर है वो फॉलो करेंगे। तो अपने जो अकाउंटिंग प्रोसीजर से जो भी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे वो अदर कंट्री के जो भी बिजनेसमैन है, जो भी यूजर्स है, उसको अच्छी तरह से समझ नहीं पाएंगे। तो अपन को वर्ल्ड लेवल पर जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज आ रहे हैं उसको अपन को यूज करना पड़ेगा, ताकि अपने जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज है, अकाउंटिंग प्रोसीजर है, जो भी अपने अकाउंटिंग स्टेटमेंट हो, जो वर्ल्ड वाइड लोगों को समझ में आ सके, वो अंडरस्टैंड कर सके और वो कंपेयर करके रिजल्ट निकाल सके। इसलिए इसके बेनिफिट्स बहुत है IFRS से। उन कंपनियों के लिए ज्यादा बेनिफिट्स है जो अपना बिजनेस इंडिया के अलावा अब्रॉड भी करते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा है, उनको ये यूज करने जरूरी है। जैसे इन्वेस्टर्स, जो भी इन्वेस्टर होता है, जैसे मेरा पैसा इंडिया की कंपनी में नहीं बाहर की कंपनियों में लगाना चाहता हूं, तो मुझे बाहर की कंपनी के जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स है वो मुझे मालूम होने चाहिए, मुझे समझ में आने चाहिए। तो इसके लिए मुझे IFRS का नॉलेज होना जरूरी है। जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं जो बाहर पैसा लगाना चाहता है, इंडिया में लगाना चाहता है, सब लोग, जैसे मान लो कोई अदर कंट्री का इन्वेस्टर है, वो अपने इंडिया में कोई कंपनी एस्टेब्लिश करना चाहता है या कोई बिजनेस अपना एस्टेब्लिश करना चाहता है या किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उसको IFRS के अकॉर्डिंग किया हुआ जो भी बिजनेस स्टेटमेंट होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा, वो आसानी से समझ जाएगा।
क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड, ये जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स है वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किए जाते हैं और इनके अकॉर्डिंग बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं। तो ये ज्यादा बेनिफिशियल है इन्वेस्टर के लिए। रेजिंग लोन ग्लोबली, अपन अगर मान लो अपन यहाँ ही बिजनेस कर रहे हैं इंडिया में, तो अपन इंडिया की जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स है उनसे अपन लोन या बैंक से अपन लोन लेंगे। जबकि अगर अपन ने अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के थ्रू बनाया है, तो अपन लोन अपन बाहर की कंपनियों, बाहर की कंट्रीज के बैंक से भी ले सकते हैं। अपना लोन अपन किसी भी कंट्री में जाके अपन अपने लोन के लिए फाइल लगा सकते हैं। और लेकिन अगर अपन ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो किया हुआ ओनली जो इंडिया में चल रहा है, तो अपन को लोन लेना मुश्किल हो जाएगा। तो जो IFRS बेस्ड जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं उससे अपन लोन लेने में आसानी हो सकती है। अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स, जो भी अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स है, जैसे आप CA करोगे या आप कुछ भी कॉमर्स के अंदर प्रोफेशनल कोर्स करोगे, उसके अंदर अगर आपने जो IFRS के अकॉर्डिंग जो अकाउंटिंग की हुई होगी या उनके जो भी रूल्स आपने समझे हुए होंगे, तो आप बाहर भी प्रैक्टिस करने जाओगे। बाहर जैसे आप CA बन गए और आप सोच रहे हो मैं CA बन गया हूँ, मैं बाहर जैसे अमेरिका में, फ्रांस में, ऑस्ट्रेलिया में या कहीं भी जाके अपनी अकाउंटिंग प्रैक्टिस करो, अपना बिजनेस खोलो, तो आपको IFRS का नॉलेज होना जरूरी है। तो मतलब IFRS का नॉलेज होगा तो अपन वर्ल्ड वाइड अपना वर्क कर सकते हैं। तो ये बेनिफिशियल है सबके लिए। ओके बेटा, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं वही आप पॉइंट अच्छी तरह से लर्न करो, रिवाइज करो, अपनी नोटबुक में राइट डाउन करो। इसके अलावा कोई भी पॉइंट आपको राइट डाउन करने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। और मैंने जितना आज समझाया है वो आपके लिए एनफ है, क्योंकि अभी जो आपकी इनिशियल जो भी स्टेज में जो अपनी अकाउंटिंग की जो थ्योरी चल रही है वो इससे ज्यादा आपके एग्जाम्स में आती नहीं है और अभी पूछते नहीं है। जब आप आगे जब हायर क्लास में जाओगे, जैसे आप CA करोगे या उसके बाद या उस समय ये अपन के काम में आएगी, लेकिन अभी ये इतनी काम आएगी नहीं। तो आप ओनली बेसिकली इनके मीनिंग्स क्या होते हैं, ये क्या चीज है, इसका नॉलेज ले लो और उससे रिलेटेड ही आप स्टडी करो। और जो मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड आपको एक्सप्लेन किया है ये आपके लिए बहुत है। और आप अच्छी तरह से पॉइंट्स बनाओ, अपनी लैंग्वेज में नोट्स लिखो और इस चैप्टर को अच्छी तरह से तैयार करो। मैंने इसके लगभग सारी चीजें आपको समझा दी है। जो ये चैप्टर मेरे हिसाब से लगभग कंप्लीट हो गया है। अब मैं एक PDF को PPT के थ्रू आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, जिसमें जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है और IFRS जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स है वो भी उसमें है, और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो PPT के थ्रू मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊंगा, वो आप देखें। और मेरी तरफ से ये चैप्टर आज खत्म हो गया है। तो बेटा आप अच्छी तरह से ध्यान दें, इसके सारे नोट्स बना लें और इस चैप्टर से आगे अपन नेक्स्ट एपिसोड में या नेक्स्ट जो भी जो दूसरे सर अक्रम सर वो आपको बताएंगे। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू। और अभी मैं जो आपको PPT में कुछ एक्सप्लेन करूंगा वो आप अच्छी तरह से देख लें। उसमें मैं आपको कुछ बताऊंगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और जो भी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है और जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स है वो आपको मैं इस बैलेंस शीट इस PPT में शो करूंगा। उसको ध्यान से देखें बेटा। Accounting standard issued by the Institute of Chartered Accountants of India. The Council of Institutes of Chartered Accountants of India has issued 32 accounting standards so far, but as per the company's accounting standard rule 2006 notified till 31st August 2011 in pursuant to section 2011 3C of Companies Act 1956 and section 129 of Companies Act 2013, 28 accounting standard, that is AS 1 to 7 and AS 9 to 29 are operational. AS 8 has been withdrawn by the ICAI. The compliance of operating accounting standards is mandatory. These accounting standards are as follows: AS1 disclosure of accounting policy, AS2 valuation of inventory, AS3 cash flow statement, AS4 contingencies and event occurring after the balance sheet date, AS5 prior period and the extraordinary items and change in accounting policies, AS6 depreciation accounting, AS7 accounting for construction contract, AS8 accounting for research and development, AS9 revenue recognition, AS10 accounting for fixed assets, AS11 accounting for the effect of changes in foreign exchange rates,
AS 12 accounting for government grants, AS 13 accounting for investment, AS 14 accounting for amalgamations, AS 15 accounting for retirement benefits in the financial statement of employees, AS 16 borrowing cost, AS 17 segment reporting, AS 18 related parties disclosures, AS 19 lease, AS 20 earning per share, AS 21 consolidated financial statement, AS 22 accounting for tax on income, AS 23 accounting for investment in associate in consolidated financial statement, AS 24 discounting operations, discontinuing operations, AS 20 26 24 क्या है discontinuing operations, AS 25 interim financial reporting, AS 26 intangible assets, AS 27 financial reporting of interests in joint venture, AS 28 impairment of assets, AS 29 provisions, contingent liabilities and contingent assets, AS 30 financial instruments recognition and measurement, AS 31 financial instruments presentation, AS 32 financial instruments disclosure. Note: AS 30 to 32 were non-mandatory standards. Now these three have been withdrawn by the ICAI. Meaning of IFRS: International Financial Reporting Standards (IFRS) are the accounting standards developed by the International Accounting Standard Board (IASB). IASB has developed 10 principles-based accounting standards so far known as IFRS. These are as under. First is first time adoption of international financial reporting standards. Second, share based payment. Third, business combinations. Fourth, insurance contract. 5, non current assets held for sale and discontinued operations. 6, exploration for and evaluation of mineral resources. 7, financial instruments disclosure. 8, operating segment. 9, financial instruments. 10, IFRS for small and medium enterprises. It provides standards applicable to private entities. Those are not public accountable as defined in these standards. The International Accounting Standard IS presently in force are remaining 29 which are as under. First is presentation of financial statements. Second is inventories. Third, cash flow statement. Fourth, net profit or loss for the period. Fundamental errors and change in accounting policies. 5, event after balance sheet date. 6, construction contracts. 7, income tax. 8, property, plant and equipment. 9, leases. 10, revenue. 11, employee benefit. 12, accounting of government grants and disclosure of government assistance. 13, the effect of change in foreign exchange rate. 14, borrowing cost. 15, related party disclosures. 16, accounting and reporting by retirement benefit plans. 17, consolidated financial statement. 18, investment in associates. 19, financial reporting in hyperinflationary economics. 20, financial reporting of interest in joint venture. 21, financial instruments disclosure and presentation. 22, earning per share. 23, interim financial reporting. 24, impairments of assets. 25, provisions, contingent liability and contingent assets. 26, intangible assets. 27, financial instruments recognition and measurement. 28, investment property. 29, agriculture. The above 29 standards issued by IASC out of 41 standards are still in force. To the extent they are not amended by IASB, new standards issued by IASB are known as IFRS. So far, it has issued
10 IFRS. New interpretations are issued by the International Financial Reporting Interpretation Committee. IFRIC are known as IFRIC interpretations. Next is India and use of IFRS in India. Since Institute of Chartered Accountants of India had joined the IASC board in 1993, and it has also issued 32 accounting standards, so far of which AS 1 to 7 and 9 to 29 are mandatory in nature in India. The National Advisory Committee on Accounting Standard advised the Ministry of Corporate Affairs, Government of India to converge the Indian accounting standard in line with IFRS. The Government of India has issued notification in respect of the converged accounting standards are now called Indian accounting standard. Till this date, 41 Indian accounting standards have been issued and notified which are as under. ये बेटा ये जो भी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ये IFRS के बेस्ड है और कुछ AS के बेस्ड है, तो वही चीज़ें हैं, बस थोड़ा सा उनको चेंज किया है। तो लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा बेटा, आपको इनका आपको नॉलेज होना चाहिए, इतना आपको लर्न करने की या इनको रखने की ज़रूरत अभी नहीं है, क्योंकि ये हायर क्लासों में काम आएंगे। कौन सी क्लासों में काम आएंगे? हायर क्लासों में। अभी इतना ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। बस आपको ध्यान होना चाहिए कि अपने पास कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, कितने अपन यूज हो रहे हैं और कितने हैं, क्योंकि अभी आपके 11th-12th बीकॉम में भी ये आपके काम नहीं आएंगे। ये आपके हायर स्टडी में जाओगे जब आपके काम आएंगे, या जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करोगे तब काम आएंगे। जब अपन प्रैक्टिकली इनको यूज़ करेंगे तभी ये काम आ पाएंगे। बाकी ये अपन लर्न रख सकते हैं, जब अपन CA का एग्ज़ाम देंगे या किसी का एग्ज़ाम देंगे उस समय अपने ये काम आएंगे। अपन को मालूम होना चाहिए भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं, ये क्या चीज़ है। ओके बेटा, तो मेरा चैप्टर यहीं ख़त्म होता है आज, और आपसे यही मतलब मेरी एडवाइस है कि इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, प्रिंसिपल्स है, वो आप अपनी नोटबुक में राइट डाउन करो और नोट्स बनाओ अपनी ही लैंग्वेज में। और नेक्स्ट जो भी आपको लेक्चर होगा आपके वीडियो में आ जाएगा बेटा। ओके, थैंक यू वेरी मच बेटा, एंड गॉड ब्लेस यू।